Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying chemistry in everyday life. In the previous lecture we have studied chemotherapy. In this lecture we will study chemicals in food, chemicals as cleansing agent and chemicals in dyes and pigments. Now start the lecture and let's revise chemotherapy. Firstly, what is chemotherapy? See, the medical use of chemicals is known as chemotherapy. So the medical use of chemicals is known as chemotherapy, and in chemotherapy we have studied drug, right? So what is drug? Then we have studied classification of drugs, right? So please watch the previous lecture, then continue this. So we have studied what is drug, then second classification of drugs, and third, which is most important, we have studied different drugs, their uses and their effect, right? So different drugs and their uses, and different drugs mein we have studied, right? We have studied for the treatment of acidity, we have studied antacids, right? So antacids, right? So for the treatment and control of acidity in our stomach, we have studied antacids, right? So antacids. Then second, for the treatment and control of allergy, we have studied anti-allergic drug that are known as antihistamine, right? और इनको एंटीहिस्टामाइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में हिस्टामाइन प्रोटीन की वजह से ही एलर्जी उत्पन्न होती है, एंड टू ट्रीट द एलर्जी antihistamine drugs are used. And third, we have studied neurologically active drugs, or neurologically active drugs में we have studied tranquilizers, right? So 3.A, we have studied tranquilizers, right? Tranquilizers. So न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में वी हैव स्टडीड ट्रैंकुलाइजर्स, राइट? और ट्रैंकुलाइजर्स के भी हमने दो टाइप पढ़े थे. सबसे पहला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हिप्नोटिक, राइट? एंड सेकंड क्या हो जाएगा? नॉन हिप्नोटिक हो जाएगा, राइट? सो जो नॉन हिप्नोटिक एंड हिप्नोटिक. सो ट्रैंकुलाइजर्स में हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर्स एंड नॉन हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर्स. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड 3.B, that is analgesics, right? और एनाल्जेसिक्स के भी हमने दो प्रकार पढ़े थे, राइट? सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? नारकोटिक, राइट? नारकोटिक एनाल्जेसिक्स. देन क्या हो जाएगा? नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड फोर्थ, दैट इज माइक्रोवियल्स, राइट? एंड इन माइक्रोवियल्स वी हैव स्टडीड 3 points. First is 4.A, that is antibiotic, right? मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवियल्स, फॉर एन एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा इंटर्स योर बॉडी, राइट? तो वो आपकी बॉडी को जो है निगेटिवली इफेक्ट करेगा, राइट? और हो सकता है उसकी वजह से आपको कई तरीके की डिसीजेस भी हो. सो टू कंट्रोल द माइक्रोवियल्स इन आवर बॉडी, राइट? तो माइक्रोवियल्स को हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक जो टैबलेट्स होती हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी हो सकते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी होते हैं, राइट? जो है तो इनको एंटीबायोटिक जो है टैबलेट्स को जो है खाया जाता है. उसके बाद में क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक हो जाएगा, राइट? एंटीसेप्टिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, राइट, जिनसे माइक्रोवियल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर इनहिबिट किया जाता है, बट इसको वुंड्स पर क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है, राइट? और यहां पर फोर्थ पॉइंट सी हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट. तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है, राइट, डिसइंफेक्टेंट
नाइदर ईटन नॉर अप्लाइड, राइट। तो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं इनका प्रयोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर किया जाता है। एंटीबायोटिक को जो है कंज्यूम किया जाता है, एंटीसेप्टिक को वुंड्स पर या लिविंग सेल्स पर अप्लाई किया जाता है, राइट। एंड डिसइंफेक्टेंट का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे आपका सोफा हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, एंड दिस पैनल, इसको बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री या फिर फंगस फ्री करने के लिए जो है डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड एंटी फर्टिलिटी, राइट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। सो फॉर फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट एंटी पायरेटिक, राइट, एंटीपायरेटिक ड्रग, और एंटीपायरेटिक ड्रग को बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए जो है लिया जाता है, राइट। जैसे एस्पिरिन हो जाएगा, पैरासिटामॉल हो जाएगा टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। आफ्टर दैट सेवंथ वी हैव स्टडीड एनास्थीसिया, राइट। So anesthesia. So in this way we have studied for the control of acidity we have studied antacids, right. For the control and treatment of allergy we have studied anti-allergic drug, that is antihistamine. Then in neurologically active drugs में we have studied tranquilizers, then analgesics. After that in microbials we have studied antibiotic, antiseptic, then disinfectant. After that anti-fertility drugs, antipyretic drugs and anesthesia, right. So we have studied this topic in depth, right, as a chemotherapy, right. तो जो chemicals होते हैं, केमिकल्स का एक जो यूजेज है कीमोथेरेपी में, जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। सो केमिकल्स, राइट, द मेडिकल यूज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी को जो हम बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक लेते हैं, राइट, अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हमारा केमिकल्स इन क्या हो जाएगा, फूड्स हो जाएगा, और इसमें हम जो फूड एडिक्टिव्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देन क्लींजिंग एजेंट, जो क्लींजिंग एजेंट्स हैं उसमें हम सॉप को, राइट, और उसके साथ ही डिटर्जेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देन डाइज एंड पिगमेंट्स को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस टॉपिक को वी विल स्टडी इन डेप्थ, राइट। चलिए, नाउ वी विल स्टडी the importance of chemicals in food, right. This question may be asked as a 3 marker or 5 marker question, right. So अगर आप देखें तो chemicals का हमारे, right, what is the importance of chemicals in food? Actually फूड प्रिजर्वेशन में हम इसको, आपने इसको जो है यूनिट पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल्स इन फूड, राइट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल्स इन फूड, इसको हम 5 मार्कर के लिए और 11 मार्कर के लिए जो है तैयार करेंगे, राइट। अगर मैं आपको इकोनॉमी से इसको जोड़कर बताना चाहूँ, राइट, सो इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, राइट। और फार्मर की इनकम डबल तभी हो सकती है जब फार्मर्स अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, राइट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करें, देन उसको मार्केट में सेल करें, राइट। डायरेक्टली जितना भी जो सीरियल्स हैं, लाइक पल्सेस हो जाएगा, पल्सेस, व्हीट, राइट, राइस, यदि हम उसको उसी रूप में, राइट, इफ बी सेल द सीरियल्स इन द मार्केट, देन डेफिनेटली किसानों को उससे उतना जो है इनकम नहीं होगी। परंतु यदि व्हीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइट, पल्सेस हैं, उनको जो है उनको रेडी टू ईट फूड में, उनको यदि रेडी टू ईट फूड में जो है रेडी टू ईट फूड के रूप में तैयार किया जाए और उनमें वैल्यू ऐड की जाए, तो इससे किसानों की जो इनकम है वो दुगनी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग है, राइट, फूड प्रोसेसिंग है वो एक तरीके से डिपेंड करती है केमिकल्स के ऊपर। अब देखिए, जो भी सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, कुल मिलाकर एग्रीकल्चरल, राइट, कुल मिलाकर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो कुछ भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाता है उसमें हम केमिकल्स के माध्यम से जो है मुख्य रूप से 3
जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेशन हो जाएगा, राइट। तो थ्रू डिफरेंट केमिकल्स जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या रेडी टू ईट फूड है उसको प्रिजर्व किया जाता है, और प्रिजर्वेशन से जो फूड है उसकी वैल्यू में भी क्या होती है, ऐड होती है, राइट। प्रिजर्वेशन के माध्यम से जो है फ्रूट्स, राइट, फ्रूट्स हो जाएंगे, राइट, या फिर क्या हो जाएंगे, वेजिटेबल्स हो जाएंगी, या फिर क्या हो जाएगा, ईडेबल जो है फूड आइटम्स हो जाएंगे। तो प्रिजर्वेशन में केमिकल्स के इस्तेमाल से जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। यदि हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें तो जो फ्रूट्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात वो जल्दी से खराब नहीं होंगे, या फिर उनको फ्रूट्स के रूप में, जूस के रूप में, जैम के रूप में उनको प्रोसेस किया जा सकता है। वैसे ही क्या हो जाएंगी, वेजिटेबल्स हो जाएंगे, राइट। सो वेजिटेबल्स से भी जो है पिकल बनाया जा सकता है, वेजिटेबल्स को जो है जैम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और थ्रू केमिकल्स जो वेजिटेबल्स हैं उनको लंबे समय तक के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, एडिबल क्या हो जाएगा, फूड आइटम्स हो जाएगा, राइट। व्हेन यू ट्रेवल इन ट्रेन, तो आप रेलवे स्टेशन पर जो है रेडी टू ईट जो है फूड पैकेट को जो है आप परचेज करते हैं और उसको आप कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या और कोई भी इडेबल फूड स्टफ्स हैं, राइट, तो उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल करके उनका प्रिजर्वेशन जो है किया जा सकता है, अर्थात उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है, राइट, और उनका ऑक्सीडेशन को जो है रोका जा सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, इनहांसिंग अपील, और इनहांसिंग क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिवनेस हो जाएगा, राइट। कुछ फ्रूट्स हैं और जो फ्रूट्स हो जाएंगे, सीरियल्स हो जाएंगे, उनको यदि हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो वो उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, डिलीशियस नहीं होते हैं, राइट। परंतु यदि उनमें हम स्वीटनट्स का इस्तेमाल करें, राइट, या फ्लेवर्स का इस्तेमाल करें, राइट, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फ्लेवर्स हो जाएंगे, राइट, फूड कलर्स हो जाएंगे, फ्लेवर्स हो जाएंगे, राइट, फैट एमल्सीफायर्स हो जाएंगे, राइट, या तो फूड कलर्स हो जाएंगे, फ्लेवर्स हो जाएंगे, स्वीटनर्स हो जाएंगे, एमल्सीफायर्स हो जाएंगे। इनके माध्यम से जो फूड है उसकी अट्रैक्टिवनेस जो है बढ़ाई जा सकती है और फूड को डिलीशियस बनाया जा सकता है। फूड डिलीशियस होगा सो डेफिनेटली एवरीबडी विल कंज्यूम इट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, राइट, थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि इरिगेशन ठीक से ना हो या न्यूट्रिएंट्स यदि अच्छे से प्लांट्स को ना मिले तो उससे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहती है वो भी क्या रहती है, कम रहती है। बट थ्रू केमिकल्स वी कैन एनहांस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, राइट। तो इस तरीके से जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है। तो इन सिंपल वे इसको मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, चाहे तो हम इस पर जो है 11 मार्कर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, तो केमिकल्स के इस्तेमाल से हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी जो टेस्ट है, फ्लेवर है, कलर है, उसको केमिकल्स के माध्यम से और अच्छा बनाया जा सकता है। एंड वी कैन एनहांस द अपील और अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फूड आइटम्स, देन वी कैन एनहांस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब ये सब कैसे होगा, राइट, ये सब फूड एडिक्टिव्स, राइट, जो फूड एडिक्टिव्स होते हैं उनके माध्यम से, तो जो फूड एडिटिव्स होते हैं उनके माध्यम से जो है फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, या फिर जो क्वालिटी है उसको इन्हांस किया जाता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस किया जाता है, किसके माध्यम से, फूड एडिप्टिव के माध्यम से, राइट। तो यहाँ पर केमिकल्स के रूप में कई फूड एडिप्स का जो है प्रयोग किया जाता है, राइट, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, फूड कलर्स हो जाएगा, राइट। तो फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, जैम में, पिकल में, राइट, या जो पैकेज्ड फूड होता है उसमें फूड कलर के माध्यम से, राइट, फूड को डिलीशियस या फिर उसको जो है उसकी अपील को बढ़ाया जाता है या उसको अट्रैक्टिव जो है बनाया जाता है। देन क्या हो जाएगा, फ्लेवर्स हो जाएगा, राइट। अब किसी भी प्रत्येक व्यक्ति की जो फूड कंज्यूमिंग की हैबिट अलग अलग होती है, उनको अलग अलग फ्लेवर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, तो जो है
केमिकल्स के माध्यम से जो फ्लेवर्स हैं या फिर जो स्वीटनर्स हैं उनके माध्यम से जो फूड क्वालिटी है या उसको डिलीशियस बनाया जा सकता है। देन फैट क्या हो जाएंगे, इमल्सिफायर्स हो जाएंगे या स्टेबलाइजिंग क्या हो जाएंगे, एजेंट्स हो जाएंगे। जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज है राइट उसको स्टेबल किया जा सकता है। देन फ्लोर इम्प्रूवर्स राइट, जो फ्लोर इम्प्रूवर्स होते हैं जैसे क्या हो जाएंगे, एंटी स्टेलिंग एजेंट हो जाएंगे एंड क्या हो जाएंगे, ब्लीचेस हो जाएंगे। और ब्लीचेस और एंटी स्टेलिंग एजेंट्स के माध्यम से जो फ्लोर है, आटा है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। देन एंटीऑक्सीडेंट्स राइट, जैसे अगर आपने ग्रीन टी देखी है राइट, ग्रीन टी है या फिर लेमन जूस हो जाएगा, तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर किया जाता है। तो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कई फूड स्टफ्स का जो है प्रयोग किया जाता है। देन प्रिजर्वेटिव्स हो जाएंगे, चाहे वो पैकेज्ड फूड हो, वेजिटेबल्स हो, उनको लंबे समय तक जो है या उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स का जो है प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे मिनरल्स हो जाएंगे, विटामिन्स हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, इनको फूड स्टफ में जो है इंक्लूड किया जाता है राइट। तो कुल मिलाकर इतने फूड एडिटिव्स के माध्यम से राइट, इतने फूड एडिटिव्स के माध्यम से जो फूड है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, उसकी जो इनहांसिंग अपील, उसकी जो अपील है उसको इनहांस किया जा सकता है, या फूड स्टफ्स को अट्रैक्टिव जो है बनाया जा सकता है, और जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है राइट। अब हमें यहाँ पर जो है मुख्य रूप से पढ़ना है क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को पढ़ना है। तो जो फूड एडिटिव्स हैं उनमें हमको यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के रूप में जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे राइट। सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन हो जाएगी। सो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड फॉर दोज हु नीड टू कंट्रोल द कैलोरी। देखिए इसको आप पहले समझिए कि वाट एवर वी ईट राइट, जो भी फूड हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं राइट, वाट एवर वी ईट और वाट एवर वी टेक, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड का जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करके उसका हमारे स्टोमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के माध्यम से जो फूड होता है राइट, फूड का जब डाइजेशन होता है तो ये किस में, ग्लूकोज में राइट, ग्लूकोज में, या जिसको ही क्या कहा जाता है, शुगर, शर्करा के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेशन के माध्यम से जो फूड है वो ग्लूकोज के रूप में या शुगर के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यही ग्लूकोज या जो यही शुगर है ये हमारे राइट ब्लड में घुलकर कहाँ पर पहुँचती है, सेल्स तक पहुँचती है। फिर बॉडी सेल्स पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है राइट। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के माध्यम से जो ग्लूकोज होता है राइट, ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है राइट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ही जो है एटीपी के ऊर्जा, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है राइट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम कोई भी कार्य को कर पाते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ऑन एवरेज 25 जो है कैलोरी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बट यदि किसी व्यक्ति की फूड हैबिट ऐसी है कि ही कंज्यूम्स डेली ऑन एवरेज 32 कैलोरी फूड राइट, वह 3200 कैलोरी का फूड कंज्यूम कर लेता है। अब उसकी बॉडी जो है 25,000 कैलोरीज को तो क्या कर लेगी, बर्न कर लेगी। बट जो एक्स्ट्रा कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, 700 कैलोरीज होंगी राइट। ये हमारे ग्लाइकोजन में क्या होती है, स्टोर होने लगती हैं। और ग्लाइकोजन जो है हमारे स्टोमक होता है उसमें पाया जाता है। धीरे धीरे ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है या एक्स्ट्रा कैलोरी का जो फूड होता है या जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ग्लाइकोजन में, जो ग्लाइकोजन है उसमें जो है फैट के रूप में, ग्लाइकोजन में
फैट के रूप में स्टोर होने लगता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर जो है चर्बी बढ़ने लगती है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, जब जो है वेट भी गेन होने लगता है, वेट गेन होने लगता है, राइट, उसके साथ साथ ही फैट की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका एक ही उपाय है, राइट, जिनको वेट लॉस करना है या फिर जिनका जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, जिनका कैलोरी इंटेक जिनको बहुत कम करना है, राइट, तो कुल मिलाकर वेट लॉस करने के लिए या फिर अपनी बॉडी को हेल्थी करने के लिए अगर कैलोरी को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो कैलोरी घटाने के लिए जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे स्वीट हो जाएगा, राइट, टी हो जाएगा, उसमें जो शुगर का कंटेंट रहता है उसको अगर हम कम कर दें तो उससे कैलोरी इनटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, राइट, डायबिटिक पेशेंट भी क्या होते हैं, डायबिटीज़ क्या होती है, देखिए जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों के साथ में समस्या ही रहती है कि उनका जो इंसुलिन लेवल रहता है वो क्या रहता है, लो रहता है। जब इंसुलिन लेवल लो रहता है तो जो सेल्स होती हैं वो हमारे ब्लड में घुली हुई ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाती हैं, और अगर हमारी सेल्स ग्लूकोज को फूड का या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, अर्थात ना तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो बार बार हमें भूख का एहसास होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। उस सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कैलोरी इंटेक को कम करने के लिए, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी कैलोरी इंटेक ज़्यादा ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो कुल मिलाकर कैलोरी इंटेक को कम करने के लिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको कैलोरी इंटेक कम करना है, वो चाहे स्वीट हो, चाहे टी हो, चाहे जूस हो, कोई भी जो मीठा फूड आइटम है या स्वीट फूड आइटम है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है। अब इनकी विशेषता ये रहती है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग, राइट, आर्टिफिशियल क्या करते हैं, ये स्वीटनिंग तो उपलब्ध कराते हैं, बट इनका जो कैलोरी मान होता है, राइट, जो कैलोरी मान होता है वो बहुत ही क्या रहता है, कम रहता है, राइट। तो सीधी सी बात है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड दोज हु नीड टू कंट्रोल द कैलोरिक इंटेक। और जो कुछ मेन स्वीटनर्स हैं वो हम इसको इस तरीके से समझेंगे, राइट। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैकरीन हो जाएगा, राइट। तो देखिए जो सैकरीन है, देखिए ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, राइट, तो ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड जिसको क्या कहा जाता है, सैकरीन कहा जाता है। सो द केमिकल नेम ऑफ सैकरीन इज ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। तो ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड और सैकरीन इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर, राइट। तो ये पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका केमिकल नेम क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, राइट। और यह है शुगर, जो नेचुरल शुगर होती है, राइट, ये जो नेचुरल स्वीटनिंग होती है जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है उससे 550 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। तो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज किस में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है जिससे शुगर बनती है। सो this saccharine is 550 times sweeter than the natural sucrose which is found in sugar cane. Then second हो जाएगा यहाँ पर एस्पार्टेम हो जाएगा। सो एस्पार्टेम, अब इनको हमको 3 मार्कर के लिए जो है तैयार करना है। जैसे 3 मार्कर के लिए इसको उत्तर लिखना हो तो हम पहले लिखेंगे ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड और सैकरीन इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, राइट, एंड it is first popular artificial sweetener and 550 times sweetener than sucrose. Second क्या हो जाएगा, aspartame हो जाएगा, right। तो aspartame is also most successful, right, aspartame is most successful and widely used artificial sweetening agent, right. It is 100 times sweetener than sucrose, right। देखिए it is methyl ester of a dipeptide made from the aspartic acid and phenylalanine, right. So phenylalanine
और जो एस्पार्टिक एसिड होता है, राइट, उसका ही ये क्या होता है, डाइपेप्टाइड होता है। सो इट इज अ मिथाइल ईस्टर ऑफ अ डाइपेप्टाइड मेड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइललाइन, राइट। और इसका जो यूज किया जाता है, देखिए इसका जो यूज है, इसमें दो चीजें आपको याद रखना है एस्पार्टेम में। फर्स्ट इज एस्पार्टेम इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। सेकेंड, एस्पार्टेम इज यूज्ड इन कोल्ड फूड स्टफ्स। उसका कारण क्या है कि अगर फूड स्टफ या फूड क्या है कोल्ड है या टेम्परेचर क्या है कोल्ड है, तो ये स्वीटनिंग प्रोवाइड कराता है, राइट। परंतु यदि कोल्ड फूड्स या बेवरेज में टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, राइट, तो ये फिर क्या होता है, नॉन टेम्पोररी होता है, राइट, सॉरी इट इज टेम्पोररी एट द कुकिंग टेम्परेचर। तो ये कुकिंग टेम्परेचर पर, ये नॉर्मल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर टेम्पोररी हो जाता है, अर्थात हो सकता है ये स्वीटनिंग जो है उपलब्ध ना करा पाए। क्लियर। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर सुक्रेलोज हो जाएगा। सो सुक्रेलोज इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, राइट। तो ये सुक्रोज का ट्राइक्लोरो क्या है, डेरिवेटिव्स है, एंड इसकी विशेषता ये है, इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट इज लाइक शुगर, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा था, सैक्रीन था, राइट, 550 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, एस्पार्टेम विच इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड स्वीटनर हो जाएगा, एंड थर्ड सुक्रालोज। सुक्रालोज का जो अपीयरेंस है और वो जो टेस्ट है वो शुगर के समान ही होता है। देन फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलिटेम हो जाएगा, राइट। एलिटेम इज अ स्ट्रोंगर स्वीटनर, राइट। और ये जो एस्पार्टेम होता है, एस्पार्टेम हमने देखा था कि ये कुकिंग टेम्परेचर पर जो है टेम्पोररी होता है, परंतु इट इज मोर स्टेबल देन क्या हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा। अर्थात इसका हम कुछ हद तक जो हॉट फूड आइटम्स होते हैं, राइट, उसमें भी जैसे टी है, अब टी में हम यहाँ पर एस्पार्टेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी हॉट होती है, और अगर हॉट आइटम होगा, राइट, हॉट फूड आइटम होगा तो उसमें एस्पार्टेम जो है टेम्पोररी होता है, इसलिए वो स्वीटनिंग जो है हो सकता है अवेलेबल ना करा पाए, राइट। इसके साथ एक समस्या ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनिंग व्हाइल यूजिंग इट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चार हमने यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में वी हैव स्टडीड, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टडी फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब देखिए फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। देखिए फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रोटेक्ट फूड्स फ्रॉम स्पॉइलेज, राइट, caused by the growth of microorganism, right. In the previous lectures we have studied the oxidation process, right. देखिए when food items come in contact with oxygen, तो फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड आइटम्स क्या होते हैं, स्पॉइलेज होते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल इन समर सीजन्स में चाहे मिल्क हो या फिर कोई भी वेजिटेबल, राइट, जिसको आपने मॉर्निंग में बनाया हो, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अर्थात ऑक्सीडेशन की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो समर सीजन में जो फूड आइटम्स होते हैं वो इवनिंग तक क्या होते हैं, स्पॉइलेज हो जाते हैं, चाहे वो पल्स हो या आपकी करी हो या फिर कोई भी फूड आइटम हो। तो कुल मिलाकर ये जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनका इस्तेमाल करने से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड स्पॉइलेज होता है वो रुक जाता है, राइट। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रोटेक्ट फूड्स फ्रॉम स्पॉइलेज कास्ड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स हो जाएंगे उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, फूड सॉल्ट हो जाएगा, या जिसको सिंपल साल्ट या कॉमन साल्ट भी कहते हैं, राइट। तो फूड सॉल्ट या सिंपल साल्ट जिसका यूजेस जो है पिकल्स में किया जाता है, राइट। देन क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, राइट। शुगर अगर जो शुगर सॉल्यूशन ऑफ शुगर है तो उसमें भी जो जलेबी है या गुलाब जामुन जैसे फूड आइटम्स को जो हम स्टोर कर सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा, एंड सोडियम क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा, राइट।
अब अगर हम देखें तो सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। जो सोडियम बेंजोएट होता है ये ऐसा केमिकल होता है जिसका लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, और जब इसको फूड के साथ कंज्यूम किया जाता है तो ये हमारी बॉडी के द्वारा मेटाबोलाइज्ड भी हो जाता है। देन फोर्थ इज साल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो जो सोर्बिक एसिड है एंड प्रोपेनिक एसिड है उसके साल्ट को भी फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड केमिकल्स इन फूड, राइट। नाउ वी विल स्टडी क्लींजिंग एजेंट्स, राइट, क्लींजिंग एजेंट्स। अब इसको I would like to make you understand in simple words। देखिए, मान लीजिए कोई भी क्या हो जाएगी, क्लॉथिंग हो जाएगी। तो जो क्लॉथिंग्स होते हैं, ये जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर से बने हुए होते हैं, राइट। और जो क्लॉथ्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई भी क्या हो जाएगा, पीस ऑफ क्लॉथ हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो भी ऑयली अशुद्धियाँ होती हैं, राइट, वो यहाँ पर जैसे लगी हुई हैं। तो जब हम क्लॉथ्स को नॉर्मल वाटर में क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो ये जो ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, ये ऑयली पार्टिकल्स जो है क्लॉथ से स्टिक हो जाते हैं और ये आसानी से नहीं निकलते हैं। इसीलिए यदि आपके क्लॉथ्स हैं, राइट, क्लॉथ्स को यदि आप नॉर्मल जो वाटर है उसमें अगर आप वॉश करेंगे, राइट, वॉश करेंगे तो वो बेटर तरीके से क्लीन नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्लींजिंग एजेंट्स के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल्स के इस्तेमाल से, राइट, जो वाटर होता है, वाटर में आयंस कंबाइन होकर, राइट, आयंस कंबाइन होकर इसकी जो विस्कोसिटी है, राइट, आयंस जैसे ही कंबाइन होते हैं, जैसे हम क्लींजिंग एजेंट को क्या करते हैं, क्लींजिंग एजेंट को वाटर में जो है मिलाते हैं, राइट, तो उससे क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये जो जितने भी क्लींजिंग एजेंट होते हैं ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर को कम कर देते हैं। दूसरी चीज, ये जो आयंस होते हैं, आयंस आपस में मिलकर मिसेल बनाते हैं, और वही मिसेल फिर जो चाहे जो भी पार्टिकल हो उसको कपड़ों से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, जिससे कपड़े साफ सुथरे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, राइट। सो क्लींजिंग एजेंट्स आर दोज chemicals which are used to clean the clothes, right। तो cleansing agents को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, डेफिनेशन। सो एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर क्लीनिंग इज नोन एज क्लींजिंग एजेंट, right। So any substance, any chemical which is used for the cleaning of clothes, right, or a particular आइटम इज नोन एज क्लींजिंग एजेंट हो जाएगा। अब जो क्लींजिंग एजेंट होते हैं वो वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। दरअसल जो वाटर होता है, वाटर में जब क्लॉथ्स को वॉश किया जाता है तो वाटर में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये जो आइटम्स होते हैं इट इंप्रूव्स द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, राइट। These cleansing agent aids in the removal of fat that clings to the clothing, right, and other substances on the क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। तो हमारी जो बॉडी स्किन है उस पर यदि कोई सब्सटेंस, राइट, या फिर जो क्लॉथ्स हैं उसमें जो फैटी पार्टिकल्स हैं, राइट, वो क्लिंज हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए ही क्लींजिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है, राइट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लींजिंग एजेंट, जिसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा, सोप, देन सेकंड क्या हो जाएगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट, राइट। सो फर्स्ट वी विल स्टडी सोप। अब सोप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, राइट, दैट इज स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पामेटिक एसिड, राइट। तो जो सोप्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हैं, किसके, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, राइट, जैसे पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड की जो लंबी श्रृंखलाएं हैं, लंबी श्रृंखलाओं के जो पोटेशियम सॉल्ट हैं और जो सोडियम सॉल्ट हैं, उनका प्रयोग सोप के तौर पर किया जाता है। सबसे पहली चीज तो क्या है, सोप
सोप एक ऐसा आइटम होता है जिसकी वजह से क्लॉथिंग्स को या हमारी स्किन पर जो भी राइट जो भी क्या होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं या जो भी एक तरीके से मैल होता है राइट उसको क्या करते हैं ये दूर करते हैं राइट। तो सोप की अगर आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो सोप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी राइट। देखिए द डेफिनेशन ऑफ सोप इज सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम राइट। तो सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स दैट इज स्टीयरिक ओलियक एंड पामेटिक एसिड्स राइट। अब दूसरी चीज ये है सोप को बनाया कैसे जाता है। सोप आर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू सोपानिफिकेशन प्रोसेस। तो सोपानिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से ही सोप को क्या किया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब सोपानिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है देखिए सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट। जो फैट होते हैं जैसे क्या हो जाएगा ग्लिसरल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स हो जाएगा विद एक्यूएस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है उसके साथ फैट को क्या किया जाता है गर्म किया जाता है राइट। और इसकी जो अभिक्रिया होती है उसको ही सोपानिफिकेशन कहते हैं और इस तरीके से ही सोप का निर्माण होता है। सो वेरी सिंपल राइट। जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है तो सोडियम एक्वस या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जब ग्लिसरील ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स के साथ में क्या किया जाता है गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया से ही क्या बनती है सोप की मैन्युफैक्चरिंग होती है राइट। तो सोप्स कंटेनिंग सोडियम साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट दैट इज ग्लिसरील ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद aqueous sodium hydroxide solution. This reaction is known as sopanification and through sopanification soaps are manufactured. राइट अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सोप्स होती हैं राइट उनमें सोडियम एवं जो पोटेशियम है उनका ही प्रयोग किया जाता है राइट। सो ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप्स आर soluble in water and are used for cleansing agent in soap. तो सोप में सोडियम को और पोटेशियम का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं सॉल्यूबल होते हैं राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो सोप्स होती हैं वो भी फिर क्या हो जाएंगी दो प्रकार की हो जाएंगी राइट। एक सोप्स का इस्तेमाल जो है हम क्लॉथिंग की वॉशिंग में करते हैं राइट और दूसरी सोप्स का जो यूज है वो हम किसके लिए हमारी स्किन पर करते हैं बाथिंग में राइट। तो बाथिंग सोप हो जाएगी एंड वॉशिंग सोप हो जाएगी। तो जो वॉशिंग सोप होती है उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है जो बाथिंग सोप होती है उसमें करते हैं जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। तो पोटेशियम सोप्स आर जेंटलर ऑन द स्किन then sodium soaps. They can be prepared by using a solution of potassium hydroxide in the place of sodium hydroxide. तो सोप मैन्युफैक्चरिंग में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है तो उनसे जो बाथिंग सोप होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सोप्स आर जेंटलर ऑन द स्किन। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है सोप्स का निर्माण सोपानिफिकेशन प्रक्रिया से होता है और सोपानिफिकेशन प्रक्रिया में जो फैट होता है उसको गर्म किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब फैट के साथ में गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को सोपानिफिकेशन कहते हैं और इससे ही सोप का निर्माण होता है। अब इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है ये हमारी स्किन के लिए जेंटलर नहीं होता है, इसलिए क्लॉथ्स की वॉशिंग में जो है सोडियम सोप्स का प्रयोग किया जाता है। वहीं पोटेशियम जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फैट के साथ में गर्म करते हैं तो उनसे पोटेशियम जो है सोप्स मैन्युफैक्चर होती हैं और पोटेशियम जो सोप है वो जेंटलर ऑन स्किन होती हैं। देयरफॉर पोटेशियम सोप्स आर यूज्ड फॉर बाथिंग। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सोप्स राइट। तो यहाँ पर भी जो है 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट। डिफाइन या व्हाट इज सोप राइट, व्हाट इज सोप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप राइट।
तो ये हम जो है हम पढ़ चुके हैं, soaps are manufactured with the process of sopanification and when fat is right, जब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को फैट के साथ में गर्म किया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, सोपानिफिकेशन कहा जाता है, और जिससे सौंप का निर्माण होता है राइट। अब यहाँ पर जब हम सॉप्स में डिफरेंट रॉ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं तो उससे डिफरेंट जो है सॉप मैन्युफैक्चर होती है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, कॉस्मेटिक सॉप हो जाएगा या टॉयलेट सॉप हो जाएगा, ये जिनको हम स्किन पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो कॉस्मेटिक सॉप होती हैं या टॉयलेट सॉप होती हैं, तो कॉस्मेटिक सॉप्स एंड टॉयलेट सॉप्स आर मेड फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल्स एंड क्या हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा राइट, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए जेंटलर होना चाहिए। तो टॉयलेट सॉप या जो कॉस्मेटिक सॉप होती हैं राइट, दीज आर मेड फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स। दूसरी चीज, इनमें फ्रेग्रेंस के लिए जो है डिफरेंट कलर केमिकल्स और फ्रेग्रेंसेस जो है इनमें क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती हैं। तो टॉयलेट सॉप्स को जो है हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी ऑयल एवं फैट से बनाया जाता है, इनमें कलर्स और फ्रेग्रेंसेस जो है ऐड की जाती हैं। देन सेकंड क्या हो जाएगा, सॉप्स फ्लोटिंग इन वाटर। So these are made by beating tiny air bubbles before they are hardened. जो सोपानिफिकेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में सॉफ्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर आर मेड बाय बीटिंग टाइनी एयर जो बबल्स होते हैं राइट बिफोर दे आर हार्डन के माध्यम से जो है सॉफ्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉप हो जाएगा right, transparent soaps are made by dissolving soaps in ethanol right, then evaporating excess solvent। तो जब जो सोप्स है उसको किसमें, एथेनॉल में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसको एवोपरेट किया जाता है और एवोपरेशन से जो एक्सेस सॉल्वेंट है जब उसका एवोपरेशन हो जाता है तो उससे ही ट्रांसपेरेंट सोप का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर क्या हो जाएगा, मेडिकल सोप हो जाएगा राइट। अब मेडिकल सोप्स वो सोप्स होती हैं जिनको सैनिटाइजेशन के लिए या फिर मेडिकल प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है राइट। जो मेडिसिनल सॉप होती हैं उनका प्रयोग स्किन डिजीजेस को दूर करने के लिए भी किया जाता है राइट। सो मेडिकल सोप्स में जो मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। साथ ही डिओडोरेंट्स आर एडेड टू सम सोप्स, तो जो डिओडोरेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और मेडिकल प्रॉपर्टीज भी जो है ऐड की जाती हैं। देन क्या हो जाएगा, सेविंग सोप्स हो जाएंगी, सोप फॉर सेविंग। तो जो सेविंग सोप्स हैं कंटेन ग्लिसरीन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डाइंग आउट टू क्विकली राइट। तो जो ग्लिसरीन होता है, जो सेविंग के लिए जो सोप्स होती हैं उसमें ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है ताकि जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से क्या हो, ड्राई ना हो, क्योंकि जो सोप्स होती हैं उनको इसीलिए सेविंग सोप्स को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारे हेयर्स होते हैं राइट, जहाँ पर भी सेविंग करनी है वो गीले हो जाएं और आसानी से क्या हो, वो निकल जाएं राइट। तो एक तो इसमें क्या, इनमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरीन मिलाया जाता है। साथ ही साथ while making them a gum called rosin is added and this forms sodium resonate जो कि फोम को क्या करता है, बनाता है। तो एक तो ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट टू क्विकली, और दूसरा क्या होता है कि व्हेन द सोप्स फॉर सेविंग आर मैन्युफैक्चर्ड सो इन दिस प्रोसेस अ गम कॉल्ड रोजिन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और रोजिन क्या बनाता है, सोडियम रोजिनेट बनाता है, और जो सोडियम रोजिनेट होता है ये फोम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि सोपिंग में बहुत ही मदद करता है। देन क्या हो जाएगा, लॉन्ड्री सोप हो जाएगा। लॉन्ड्री सोप कंटेंस एडिटिव्स सच एज सोडियम रेजोनेट हो जाएगा राइट, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा, और सोडियम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और पोटेशियम जो सोप्स होती हैं वो बाथिंग सोप्स होती हैं राइट। तो जो लॉन्ड्री सोप्स होती हैं उनमें एडिटिव्स के रूप में सोडियम रोजिनेट
राइट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी व्हाई सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, राइट। तो दिस क्वेश्चन में भी आज जैसा 5 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 टाइप्स, राइट। ये क्वेश्चन जो है 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज व्हाई सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। दूसरा ये है कि when soaps are used while using hard water, तो उससे जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। या फिर तीसरा ये हो जाएगा कि जो सोप्स हैं, राइट, why should not be soaps used in hard water, राइट। तो सोप्स को हार्ड वाटर में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, या फिर जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में सफाई क्यों नहीं देती हैं, या वाई सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, राइट। दीज क्वेश्चन में भी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। या फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वाई डिटर्जेंट्स आर वेटर देन सोप इन हार्ड वाटर, राइट। या फिर वाई आर डिटर्जेंट आर कंसिडर्ड बेस्ट एज अ सोप, राइट, या वाई डिटर्जेंट्स आर कंसिडर्ड बेटर देन सोप्स, राइट। तो इस तरीके के जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये 2 प्रॉपर्टी आप याद रखें, वाई सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कि वाई डिटर्जेंट्स वर्क बेटर इन हार्ड वाटर देन सोप्स, राइट। तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें सोप्स प्रॉपर तरीके से काम क्यों नहीं करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वाटर 2 प्रकार का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा, राइट। द वाटर इन विच सोप प्रोवाइड्स फोम, राइट, वाटर जिसमें सोप जो है फोम को उपलब्ध कराती है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर, वाटर इन विच सोप डज नॉट प्रोवाइड फोम इज नोन एज हार्ड वाटर। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो हार्डनेस होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी और नॉन परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी। तो हार्ड वाटर में साबुन बेहतर तरीके से काम नहीं करती हैं, क्यों? उसका सिंपल रीजन हो जाएगा, हार्ड वाटर कंटेन्स आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। जो हार्ड वाटर होता है, राइट, हार्ड वाटर कंटेन्स आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखिए जो हार्ड वाटर उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जब सॉप को हार्ड वाटर में घोला जाता है तो जो सोडियम और पोटेशियम सॉप है वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, इनसॉल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉप में, राइट। वेरी इजी है, जो हार्ड वाटर है उसमें क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जो पोटेशियम या सोडियम साबुन होती हैं, पोटेशियम सॉप और जो सोडियम सॉप है, जब इनको हार्ड वाटर में घोला जाता है तो ये कैल्शियम सॉप या मैग्नीशियम सॉप में क्या होती हैं, रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो मैग्नीशियम सॉप है या कैल्शियम सॉप है ये इनसॉल्यूबल होती हैं, साथ ही साथ ये स्कम की तरह, राइट, स्कम की तरह डिसोसिएट नहीं होती हैं और ये यूजलेस हो जाती हैं क्लीजिंग एजेंट के रूप में। और साथ ही साथ जिस भी क्लॉथ को हम क्या करते हैं, जिस भी क्लॉथ को हम वॉश करते हैं, राइट, उस पर ये क्या हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं या चिपक जाती हैं, राइट, एक स्टिकी सब्सटेंस की तरह, राइट। तो इस वजह से जो कपड़े हैं वो वॉशिंग की जगह पर और क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। या फिर जब इनसे वॉल को धोया जाए तो वॉल जो है कैसे होते हैं, डल दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो स्टिकी सब्सटेंस है इससे जो डाई है वो भी प्रॉपरली काम नहीं करती है, इसीलिए जो सॉप्स हैं उनको हार्ड वाटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, राइट। नाउ अब मैं आपको इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अनुसार जो है लैंग्वेज में समझाता हूँ, राइट। सो हार्ड वाटर कंटेन्स आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड these ions on dissolving सोडियम और पोटेशियम सॉप। तो ये जो आयंस होते हैं ऑन डिसॉल्विंग सोडियम और पोटेशियम सॉप, तो जब सोडियम और पोटेशियम सॉप को
वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो दीज आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कन्वर्ट टू इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, राइट। अब ये जो दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिस एसोसिएट फ्रॉम वाटर लाइक स्कम, ये वाटर से स्कम की तरह क्या होती है, अलग हो जाती हैं, राइट, एंड आर यूजलेस एज क्लींजिंग एजेंट, तो क्लींजिंग एजेंट के रूप में ये यूजलेस होती हैं। देयरफॉर दिस हिंडर्स गुड वॉशिंग एज दिस रेसिड्यू स्टिक्स ऑन द फैब्रिक फाइबर्स एज स्टिकी सब्सटेंस, तो ये वॉशिंग में ऑब्स्टेकल होती हैं और साथ ही साथ जो फैब्रिक होते हैं उनमें स्टिकी सब्सटेंस के रूप में चिपक जाती हैं, राइट। तो जो हार्ड वाटर में जो है लुक्स लाइक डल, राइट। तो जो हेयर, जैसे हम बात करते हैं हेयर वाश्ड विद हार्ड वाटर लुक्स डल ड्यू टू दिस स्टिकी सब्सटेंसेस, तो जब ये स्टिकी सब्सटेंसेस हमारे बालों में चिपक जाते हैं तो वाल क्या होते हैं, हमारे हेयर जो होते हैं वो डल दिखाई देते हैं, राइट। और इसके साथ ही ड्यू टू दिस स्टिकी सब्सटेंस द डाई इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इवनली इन क्लॉथ्स वॉश्ड विद हार्ड वाटर, राइट, एंड सोप, तो हार्ड वाटर में जिन कपड़ों को वॉश किया जाता है उनमें डाई जो है ऑब्जर्व नहीं होते हैं, इसलिए उनको कलर करने में भी जो है दिक्कत जाती है। देयरफॉर सोप डू नॉट वर्क इन वाटर, या फिर जो सोप हैं उनसे बेटर क्या होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। नाउ वी विल स्टडी सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो इनकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर दोज क्लींजिंग एजेंट्स दैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप बट एक्चुअली में ये सॉप नहीं होते हैं। दे कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बिकॉज दे फॉर्म इवन इन हार्ड वाटर, राइट। तो सिंपल डेफिनेशन है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर दोज क्लींजिंग एजेंट्स दैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉप बट विच आर नॉट एक्चुअली सॉप, तो सॉप की सभी गुण होते हैं परंतु ये सॉप नहीं होते हैं। आल्सो विद दिस the synthetic detergents can be used in both soft water and hard water because these synthetic detergents provide foam even in hard water, therefore synthetic detergents are considered better than soaps। अब जो डिटर्जेंट्स होते हैं, some detergents even form in ice water, तो ice water में भी ये फॉर्म जो है उपलब्ध कराते हैं। synthetic detergents are 3 types, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, राइट। डिफाइन सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट आर ऑफ 3 टाइप, एनायनिक, कैसनिक एंड क्या हो जाएगा, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। फर्स्ट इज एनायनिक, यहाँ पर जो है कोष्टक लगे हुए हैं, राइट। एनायनिक डिटर्जेंट, सी एनायनिक डिटर्जेंट्स आर anionic detergents are sodium salts of sulfonated long chain alcohols और hydrocarbons, राइट। तो ये सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल या सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं। और इनको एनायनिक डिटर्जेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन डिटर्जेंट में जो अनायनिक पार्ट होता है या नेगेटिव आयंस वाला जो पार्ट होता है यही क्लींजिंग एक्शन के रूप में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। देयरफॉर दीज आर नोन एज एनायनिक डिटर्जेंट, राइट। सो व्हाट इज डेफिनेशन, एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। In anionic detergents, anionic part of the molecule is involved in cleansing agent. Therefore, these detergents are known as anionic detergent, right? जो एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं इनका मोस्टली यूज़ कहाँ पर किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ these are also used in toothpaste. Now we will study कैसनिक डिटर्जेंट्स, राइट। तो कैसनिक डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, कैसनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी, राइट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमाइंस विद एसीटेट्स, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एज एन आयन, राइट।
तो जो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, किसके? सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स के। जबकि ये क्या होते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होते हैं विद एसीटेट, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। ये इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। वेदर कैसनिक जो डिटर्जेंट्स अगर उनकी बात करें, सो कैसनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स ऑफ एमाइंस विद एसीटेट्स, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एज एन आयन। अब कैसनिक पार्ट, राइट, अगर हम देखें तो आयंस का जो कैसनिक पार्ट होता है, राइट, कैसनिक पार्ट ऑफ आयंस हैव अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देयरफॉर इनको क्या कहा जाता है? कैसनिक डिटर्जेंट्स कहा जाता है। या सिंपली हम ये कहें कि राइट, द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ these detergents is used in the cleansing action। तो cleansing action में जब इनका कैसनिक पार्ट इन्वॉल्व होता है तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कैसनिक डिटर्जेंट कहा जाता है, राइट। तो कैसनिक पार्ट हैव अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और यही जो होता है कैसनिक पार्ट होता है क्लींजिंग एक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है। देयरफॉर दीज आर नोन एज कैसनिक डिटर्जेंट, राइट। तो सेटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर कैसनिक डिटर्जेंट यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। तो अगर हम देखें तो जो सेटाइलिक ट्राइमेथाइल अमोनियम जो ब्रोमाइड है ये एक पॉपुलर क्या है? कैसनिक डिटर्जेंट है जिसका हेयर कंडीशनर में प्रयोग किया जाता है। अब बड़े पैमाने पर एनायनिक डिटर्जेंट्स का यूज होता है, उसका कारण क्या है कि देखिए जो कैसनिक डिटर्जेंट्स है जर्मीसीडियल प्रॉपर्टीज एंड आर एक्सपेंसिव। तो एक तो इनमें जर्मीसीडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, अर्थात ये जर्म्स को क्या कर देती हैं? मार देती हैं, राइट। सो दीज कैसनिक डिटर्जेंट्स किल और डिस्ट्रॉय द जर्म्स। आल्सो ये क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। ये दो चीजें आप याद रखना, एक तो इनका प्रयोग हेयर कंडीशनर में किया जाता है, राइट। इनमें जर्मीसाइडल, राइट, जर्मीसाइडल जो है प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एक्सपेंसिव होते हैं, राइट, इसीलिए इनका जो है लिमिटेड यूज किया जाता है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर नॉन आयोनिक क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट हो जाएगा। सो देयर आर नो आयोनिक स्ट्रक्चर इन द नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स, राइट। तो चूंकि इनके स्ट्रक्चर में आयंस ही नहीं होते हैं इसलिए इनको नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स कहा जाता है। सो देयर आर नो आयंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स और सच अ डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीयरिक एसिड विद पॉलीइथाइलेन ग्लिसरॉल, राइट। तो पॉलीइथाइलेन ग्लिसरॉल और स्टीयरिक एसिड की जो रिएक्शन होती है उससे ही नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो बनते हैं, राइट। साथ ही जो लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट्स हैं यूज्ड फॉर आर ऑफ नॉन आयोनिक प्रॉपर्टी। तो जो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है, तो जो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स हैं वो नॉन आयोनिक टाइप के ही होते हैं। साथ ही साथ ग्रीस एंड ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग मिसेल्स। तो इनमें भी लंबी लंबी जो है मिसेल्स होती हैं और इन मिसेल्स के माध्यम से जो ग्रीस है या जो ऑयल है या जो चिकनाहट है उसको दूर किया जाता है, इसीलिए बर्तन धोने या डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। द क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ सच डिटर्जेंट इज आल्सो सेम एज द सोप। क्लियर। अब हम यहां पर जो है देखिए सोप्स आर, राइट, अगर हम देखें सो जो डिटर्जेंट्स आर वेटर देन सोप्स। क्यों? क्योंकि सोप्स केवल और केवल सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करती हैं, वेयर एज डिटर्जेंट्स कैन वर्क in soft water as well as hard water. Therefore, or this is the reason, detergents are considered wetter than soaps. But जो detergents हैं उनके साथ में कुछ समस्याएं भी होती हैं, राइट। अगर हम इन्वायरमेंटली या इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें सो जो इन्वायरमेंट डिग्रेड है उसको करने में जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, राइट, सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो जो इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा हार्म करते हैं, वेयरएज जो सोप हैं वो इन्वायरमेंट को उतना नुकसान नहीं करते हैं, राइट। सो देयर इज चांसेस 5 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। व्हाई आर द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर हार्मफुल फॉर द environment, right? So we will study the problems with the use of synthetic detergent or why the synthetic detergent are harmful for the environment. The first reason is, see, if these hydrocarbon chains are more branched, then bacteria cannot easily degrade them, right? तो वाटर बॉडी में जो भी पॉल्यूशन होता है उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं और वो पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे वाटर बॉडी पॉल्यूशन फ्री हो जाती है। बट वी नो दैट डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, चेन्स होती हैं, राइट। एंड इफ दीज हाइड्रोकार्बन चेन्स आर मोर ब्रांच्ड, तो जब ये मोर ब्रांच्ड हो जाती हैं, सो द बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द वाटर कैन नॉट इजीली डिग्रेड देम। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, दीज डिटर्जेंट्स कैन नॉट बी इजीली डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया ऑफ वाटर, और यदि इनका डिग्रेडेशन नहीं होगा, राइट, तो इनका क्या इंक्रीज होगा, अक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा। सो स्लो डिग्रेडेशन लीड्स टू अक्यूमुलेशन, राइट। तो ये डिटर्जेंट जो हैं वो वाटर बॉडी में क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते रहते हैं, राइट। सो एफ्लुएंट कंटेनिंग डिटर्जेंट्स रीचेस द रिवर, और क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो जो एफ्लुएंट कंटेनिंग डिटर्जेंट्स हैं, राइट, जो कि अक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो रिवर्स में और कहाँ पर पहुँचते हैं, पॉन्ड्स में पहुँचते हैं, राइट, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं और अक्यूमुलेट होते रहते हैं, राइट। तो दे परसिस्ट इन वाटर इवन आफ्टर क्या हो जाएगा, सीवेज मैनेजमेंट। तो जो सीवेज मैनेजमेंट के माध्यम से यदि रिवर है या पॉन्ड है, यदि सीवेज मैनेजमेंट भी किया जाए तब भी ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये उसी वाटर बॉडी में क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं, राइट। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, अक्यूमुलेट होते रहते हैं, सीवेज मैनेजमेंट के बाद में भी ये जो उस वाटर बॉडी है उसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए उस वाटर का जब कभी भी, उस वाटर का या रिवर का जब कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। या कुल मिलाकर हम ये कहें तो इससे रिवर्स का, पॉन्ड्स का या स्प्रिंग्स का या किसी अदर वाटर बॉडी का जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और पॉल्यूशन फिर अपने आप में क्या हो जाएगी, एक समस्या हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड केमिकल्स एज क्लींजिंग एजेंट, राइट। नाउ वी विल स्टडी डाइज एंड पिगमेंट, राइट। फर्स्ट इज डाई। डाई क्या होता है, डाइज आर कलर्ड कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व एंड स्टिक स्ट्रांगली टू टेक्सटाइल फाइबर, डू नॉट डिस्कलर व्हेन वॉश्ड विद सोप एंड वाटर एंड रिमेन्स स्टेबल अंडर द एक्सपोजर टू द लाइट। तो डाई ऐसे कलर्ड कंपाउंड होते हैं, राइट, जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये फाइबर से क्या होते हैं, स्ट्रांगली जो है स्टिक हो जाते हैं, और जब कपड़ों को धोया जाता है तो वो कलर आसानी से नहीं निकलता है। कुल मिलाकर डाइज ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में घोलकर जब कपड़ों को रंगा जाता है तो कपड़े उसी रंग के हो जाते हैं, और जब इनको धोया जाता है, राइट, जब इन क्लॉथ्स को धोया जाता है तो जो कलर है वो आसानी से नहीं निकलता है, उनको ही क्या कहा जाता है, डाइज कहा जाता है। अर्थात ये मेरी जो शर्ट का जो भी कलर है ये डाइज की वजह से ही है। यदि आप किसी भी वाइट कलर का कोई भी क्लॉथ है, अगर आप विदाउट डाई उसमें कलर डालेंगे तो जब उसको वॉश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, डाइज आर कलर्ड कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व एंड स्टिक स्ट्रांगली टू द टेक्सटाइल फाइबर, राइट। सो डाइज आर कलर्ड कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व एंड स्टिक strongly to
textile fibers and do not discolor when washed with soap or water or detergent and remain stable under exposure to the light. Right? जो डाइस होते हैं, डाइस रिएक्ट विद द मीडियम टू प्रोड्यूस सूटेबल कलर्स। तो जिस भी मीडियम में हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये मीडियम के साथ में रिएक्ट करते हैं और सूटेबल कलर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। डाइस जो है नेचुरल भी होते हैं और क्या होते हैं, सिंथेटिक जो है सिंथेटिक भी होते हैं। सो डाइस आर नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब अगर हम देखें तो जो सिंथेटिक की, सो इन 1856 विलियम पर्किन क्रिएटेड द फर्स्ट सिंथेटिक डाई, राइट, aniline purple. So aniline purple was the first synthetic dye which was created by William Perkin in 1856. इसके साथ ही कई नेचुरल डाई भी होते हैं, राइट, जिनसे कलर को, जो क्लॉथ्स हैं उनके क्लॉथ्स को रंगा जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पिगमेंट, राइट, पिगमेंट आर इनसॉल्यूबल, राइट, मेकिंग देम अनसूटेबल फॉर डाइंग टेक्सटाइल फाइबर्स, राइट। तो ये जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, देयरफॉर इनका डाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, राइट। सो पिगमेंट्स आर इनसॉल्यूबल, देयरफॉर अनसूटेबल फॉर डाइंग द टेक्सटाइल फाइबर। तो इनसे फाइबर को, या हम कह सकते हैं कि जो कपड़े हैं उनको रंगा नहीं जाता है, बट देयर पेस्ट इज मेड एंड पेंटेड ऑन मेटल एंड क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बट एक तरीके से जो पिगमेंट्स हैं उनका प्रयोग किस में किया जाता है, कलर में किया जाता है। किस पे, जैसे दीपावली पर, होली पर, जो हम हमारी वॉल्स में या बिल्डिंग्स में जो भी कलर पेंट्स होते हैं उनमें पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरी सिंपल, डाइस का प्रयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है एंड पिगमेंट्स आर यूज्ड, राइट, टू पेंट ऑन क्या हो जाएगा, मेटल एंड वुड हो जाएगा। तो क्योंकि ये इनसॉल्यूबल होते हैं इसीलिए दीज आर अनसूटेबल फॉर डाइंग टेक्सटाइल फाइबर, बट देयर पेस्ट इज मेड एंड पेंटेड ऑन मेटल एंड वुड, राइट। तो यहाँ पर जो भी कलर पेंट किया गया है ये पिगमेंट की मदद से ही किया गया। पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट्स आर ओनली नेचुरल। जो पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल्स, नेचुरल होते हैं। सो पिगमेंट्स आर ओनली नेचुरल। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन थ्रू पिगमेंट्स। नाउ वी विल स्टडी इंसेक्ट रिपेलिएंट। देखिए, जब इंसेक्ट पेट एनिमल पर या ह्यूमंस पर या फिर प्लांट्स पर अटैक करते हैं तो उससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। तो इंसेक्ट को दूर रखने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंसेक्ट रिपेलिएंट कहते हैं। सो देयर इज इजी डेफिनेशन, प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, राइट, एंड पेट्स are called as a insect repellent, right. So products or chemicals that are used to keep insects away from themselves and pests are called insect repellent, right. अब जो insect repellent होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, बायोपेस्टिसाइड रिपेलिएंट्स। सो बायोपेस्टिसाइड रिपेलिएंट्स में क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। सो फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड रिपेलिएंट जिसमें क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। देन यूकेलिप्टस ऑयल हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, सिट्रोनेला क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, राइट। सो लेमन, यूकेलिप्टस ऑयल एंड सिट्रोनेला ऑयल आर बायोपेस्टिसाइड क्या हो जाएगा, रिपेलिएंट हो जाएगा, राइट। और इसका मैं एक अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, जैसे ओडोमॉस हो जाएगा, जिससे जो मॉस्किटोस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के आसपास नहीं आ पाते हैं। देन सेकंड क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल इंसेक्ट रिपेलिएंट हो जाएगा। कन्वेंशनल इंसेक्ट रिपेलिएंट में क्या हो जाएगा, डीट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, पिकार्डाइन हो जाएगा। देन फील्ड इंसेक्ट रिपेलिएंट हो जाएंगे, फील्ड में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फील्ड इंसेक्ट रिपेलिएंट में एलिथाइन हो जाएगा और परमिसरिन हो जाएगा, राइट। सो these are the insect repellents, right. So in this way we have studied chemicals,
or we can say that chemicals in our everyday life, or chemistry in everyday life in depth, right? So in the upcoming lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.